Hello guys, this is Muhammad Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss this series of lecture and the topic on which we are going to deliver is the computer architecture. We will be briefly explaining about the introduction of the computer architecture, the history of the computers and generations, and CPU and instruction cycle, register organization, performance, etc. So let's get started. So our this chapter covers the computer systems, basic concepts. We will be discussing about the basic concept. And after that, we are going to discuss the computer architecture, its definition as well, and its concepts. And last but not the least, we are discussing about the computer organization and architecture difference. Like we will be briefly explaining that what is the basic difference between the computer architecture and computer organization. For this purpose, I have also made notes for your convenience, which I will share with you in the description link. Okay, so these are my notes in which you can see like all the basic definitions of the computer organization, architecture, and what is the prime difference between it. We will be briefly explaining it. Okay, so let's get started. So first of all, we have the definition of a computer. Like हमें ये चीज का पता चल रहा है कि कंप्यूटर क्या होता है. छोटी क्लासेस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि like computer is an electronic machine which is an electronic machine which works on the principle of input output stream. Like we will give some instructions to it and after giving some instructions it will execute और वो हमें output देगा. So this was the basic definition which we have read in our previous क्लासेस. तो यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमें ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है. कोई भी डाटा मिल सकता है, लाइक वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो रॉ डाटा भी हो सकता है जो कि हम उस मशीन को देंगे और वो कंप्यूटर जो होगा वो उस पर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा और जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उसे कंप्यूटर को देंगे उसे वो कंट्रोल करते हुए वो मेन मेमोरी से कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और वो हमें आउटपुट देगा. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें इसके अंदर, और वो जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, ओएस भी आपका हो सकता है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं. सो हियर इन डायग्राम हमें नजर आ रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास, सीपीयू, और एक आपके पास मेन मेमोरी है. तो जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो चीज़ें आपकी मेनली आ जाती हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. तो ये जो डाटा ट्रांसफर है वो मेन मेमोरी से सीपीयू में और सीपीयू से मेन मेमोरी में. लाइक जब भी सीपीयू के कोई भी डाटा चाहिए होगा तो वो मेन मेमोरी से उसको फेच करेगा. ठीक है. और मेनली जो कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा है मेन मेमोरी को. ठीक है. सो इन नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द मेन पर्पसेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ. लाइक लैपटॉप्स के अंदर कंप्यूटर एग्जीक्यूट हुए हैं, लैपटॉप्स में चल रहे हैं, सीपीयू जिसको आप सिस्टम यूनिट कह सकते हैं उसमें चल रहे हैं, कार्स में हैं, वॉशिंग मशीन्स में हैं, टेलीफोन्स में हैं, कंप्यूटर्स में हैं. ठीक है. और ओल्ड फोन्स में बिल्कुल हैं. तो कुछ ना कुछ इसके अंदर कंप्यूटर्स का रोल है और रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कंप्यूटर ने इस चीज़ को. ओके. सो नेक्स्ट इज द कंप्यूटर रेवोल्यूशन. किस तरह कंप्यूटर ने पूरे के पूरे सोसाइटी को, पूरी की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, इसके अंदर ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. थर्ड रेवोल्यूशन फॉर सिविलाइजेशन, मेनली इसे कहा जाता है कि ये थर्ड रेवोल्यूशन है जो कि इस सिविलाइजेशन के अंदर आई है, ऑल द ग्लोब जो आई है. each time the cost of computer improves. इसमें क्या हो रहा है कि with the passage of time जो आपकी कॉस्ट है कंप्यूटर्स की वो कम होती जा रही है. ठीक है. कॉस्ट कंप्यूटर इम्प्रूव्स बाय अनदर फैक्टर ऑफ 10, मींस टू से कि जो कॉस्ट है वो 10 गुना कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो लेमैन के लिए या आम पीपल के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं कंप्यूटर को हासिल करने की वो इंक्रीज होती जा रही है, वो मल्टीप्लाई होती जा रही है. हर कोई पर्सन जो है वो एक्सेस आसानी से कर सकता है कंप्यूटर को और इसकी एप्लीकेशंस जो है वो इकोनॉमिकल होती जा रही हैं जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल भी होती जा रही हैं. ठीक है. सो दैट इज द थिंग कि कंप्यूटर ने किस तरह सिविलाइजेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है.
अब जो कंप्यूटर्स हैं आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। आप देखें जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, दैट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अगर आप एबीएस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम की बात करें, आप एसआरएस एयरबैग्स की बात कर लें, तो मेन जो प्रोग्रामिंग है जो कंप्यूटर के साथ ही गाड़ियों के अंदर की जा रही है, और उसने इसकी परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, बेहतर कर दिया है, जो कि अर्ली 1980s से स्टार्ट हुई है, जिसमें आपकी पोल्यूशन जो है वो EFI टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें पोल्यूशन जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी आपकी मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम आ गया जो कि इंजन को कंट्रोल करता है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी होती है। सेफ्टी को इंक्रीज कर दिया, लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसमें SRS एयरबैग्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, जो इम्पैक्ट होता है उससे बचने के लिए कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो इस तरह कंट्रोल, जिस तरह VSA कंट्रोल आ रहा है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, तो ये सब के सब जो है कंप्यूटर्स की मदद से चीज़ हो रही है। ओके, so the next is how the computer revolutionized the cell phone sector and the human genome project। हम इसको भी देख रहे हैं। सेल फोन्स के अंदर आपने कभी क्या सोचा होगा कि एक पर्सन के पास एक पॉकेट साइज डिवाइस होगा जो कि एक वर्ल्ड के हिस्से से दूसरे दुनिया के हिस्से में वो कम्युनिकेट कर सकेगा। इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू द कंप्यूटर्स की वजह से ही हम पर्सन टू पर्सन जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस देख लें तो हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे हम दूर दराज इलाकों में, वर्ल्ड के इलाकों के अंदर हम कम्युनिकेट कर सकें। सो दैट इज़ द मेन revolution of the computer, we can say. Okay, so the next is the human genome project that is associated with genes, means to say आपने अगर कोई बायोलॉजी से एसोसिएटेड है तो उसको आइडिया होगा कि जो DNA मैपिंग है जो आप बायोलॉजी के अंदर करते हैं, दैट इज वेरी मच कम्प्लेक्स्ड, ठीक है, और वो वेरी मच सीक्वेंस्ड होती है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च होते हैं उसके सीक्वेंसेस को बनाने के लिए। सो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने इसकी कॉस्ट को 10 to 100 टाइम्स जो है, जिस तरह ये इंक्रीज हो गई थी, इसने उसको कम कर दिया as it would have been 10 to 20 years ago। जिस तरह 10 से 20 सालों पहले अगर हम देखें तो ये जो कॉस्ट थी उसको चेक करने की, वो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट विद द रेवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इसको मिनिमम कर दिया गया। सो दैट इज अनदर गुड रेवोल्यूशनाइज्ड पर्पस ऑफ कंप्यूटर। So the next is the World Wide Web. It's also called WWW। जितनी भी like ग्लोब, ऑल द ग्लोब जो आपका वर्ल्ड है, उसमें आपको हर चीज के लिए एक्सेस हासिल है, और दैट इज द ओनली वन थिंग जो वर्ल्ड वाइड वेब आपको प्रोवाइड कर रही है, कि आप किसी भी सोसाइटी को, किसी भी लाइब्रेरी को आप देख सकते हैं, ठीक है, उनके आप जो भी उनका मटेरियल है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। यू नो कि हम अगर फॉर एग्जांपल WWW से पहले हम इस चीज को देख नहीं सकते थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज सर्च इंजन जो है वो इंक्रीजिंग, WWW के बाद इंक्रीजिंगली वो भी इंक्रीज होते गए हैं, लाइक यू हैव याहू एज वेल, यू हैव गूगल एज वेल। ओके, तो ये सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप कोई भी जो स्टफ है वो अपना मटेरियल जो है वो आप अपना देख सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज करती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, जिसके जरिए आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी जिंदगियों का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसमें से हमारी मुश्किलात जो हैं वो कम हो रही हैं। ओके, so the next is classes of computing applications and the characteristics। तो कंप्यूटर्स की कितनी एप्लीकेशंस है और कितनी उसकी खुसूसियात है, इसके अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं। लाइक अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें, जिसको आप PCs भी कहते हैं, जो आपके घर में होती है, दैट इज द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ द कंप्यूटिंग। बहुत अच्छी एक फॉर्म है कंप्यूटिंग की, जिसके अंदर एक आपके पास एक अच्छे साइज का कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, जो कि आपको कम कॉस्ट में भी मिल जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको देता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को भी एग्जीक्यूट अपने ऊपर इजीली कर सकता है। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जिसको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो है इस चीज से इंपॉर्टेंस हासिल करते हैं। और इनकी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, मतलब ये कब से आना स्टार्ट हुए हैं, तो अगर हम बात करें तो ये कुछ 30 साल पहले जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनकी क्लास जो है वो इस सोसाइटी के अंदर आना स्टार्ट कर
हो गई थी, सिविलाइजेशन के अंदर स्टार्ट हो गई थी। सो अगर हम सर्वर्स की बात करें तो सर्वर्स जो होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से कुछ आप कह सकते हैं कि बड़े रनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक अगर आप देखें तो ऑब्वियसली एक गूगल का भी सर्वर है, फेसबुक का भी सर्वर है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का भी सर्वर होता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो क्लाइंट टू सर्वर मींस टू से देयर कैन बी मेनी क्लाइंट्स बट देयर विल बी वन सर्वर। जो क्लाइंट्स जो होंगे वो सर्वर को डिटेक्ट करेंगे या सर्वर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट द डेटा सेंटर्स, तो डेटा सेंटर्स के अंदर आप चीज ये देख सकते हैं कि एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। डेटा सेंटर की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि एक ह्यूज रूम होगा या एक ऐसी बिल्डिंग डिजाइन की जाती है जिसके अंदर आपके सर्वर्स या हैवी जो कंप्यूटर्स हैं वो रखे जाते हैं फॉर कूलिंग पर्पसेस एंड नेटवर्क नीड्स, मींस टू से जिसके अंदर आप नेटवर्किंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड इतने बड़े सर्वर्स को अकोमोडेट करने के लिए नो डाउट आपको कूलिंग भी चाहिए होती है, जिसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से फंक्शनिंग कर सकें। लाइक अगर आप क्रिप्टो माइनिंग सेंटर्स देखें तो उसके अंदर भी कूलिंग के ऑप्शंस होते हैं। So that is all about computing applications and characteristics. Okay. So next is हम वही टाइप्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑन द अदर हैंड इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कंप्यूटर्स लाइक एज वी अफोर्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो इसको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ कर सकती हैं, लाइक नासा है, टेस्ला है। तो ये इन कंप्यूटर्स की कॉस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनकी जो मेमोरी होती है वो टेराबाइट्स में होती है और इनकी जो स्टोरेज होती है वो पेटाबाइट्स में होती है। सो दैट इज़ यूज्ड फॉर वेरी हाई परफॉर्मेंस। ऑन द अदर हैंड अगर एम्बेडेड कंप्यूटर की हम बात करें तो जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है वो सिर्फ किसी एक खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक अगर आप बात करें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर एक ऐसा एम्बेडेड कंप्यूटर इंस्टॉल होगा जिसका पर्पस जो होगा वो खास यही होगा कि हाउ मच वाटर इज नीडेड इन अ वॉशिंग मशीन, ओके, और कब जो है स्पिनिंग होनी है क्लॉथ्स की। सो दैट इज द एम्बेडेड कंप्यूटर जो कि खास पर्पस के लिए ऑपरेट होता है। लाइक अगर हम माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो उसमें भी एक एम्बेडेड कंप्यूटर इंस्टॉल है जिसका काम जो है वो फूड को हीट करना है। तो इसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ सेल फोन्स, मतलब कि सेल फोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल कितना बड़ा है। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल फोन्स जो हैं उसने भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हमारी सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट अगर आप देख लें तो ये भी 2016 से 2026 के स्टैट्स हैं जिसके अंदर हमें पता चल रहा है ये मिलियंस के अंदर है, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स किन्हें कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस, आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कह सकते हैं जो प्लग एंड प्ले होते हैं जिसको आप अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर के साथ वो भी काफ़ी अटैच होते हैं जिनके अंदर आउटपुट आ जाती हैं, इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, सेकेंडरी मेमोरीज लाइक फ्लैश ड्राइव्स वगैरह आ जाती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंप्यूटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो बेसिक प्रिंसिपल है, बुनियादी प्रिंसिपल है जो कंप्यूटर का, वो सारे के सारे जो हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे ही बेस करते हैं और उसके प्रिंसिपल्स पे ही बेस करते हैं। मैंने अपने नोट्स के अंदर भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो उसके अंदर भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जितने भी कंप्यूटर्स आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम उनका बुनियादी पर्पस देखेंगे तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे ही डिज़ाइन होते हैं। सो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं या जितना भी डाटा होता है वो सिंगल रीड राइट मेमोरी पे ही जाके स्टोर होता है। ओके, द कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरी आर एड्रेसेबल। अब जितनी भी हम डाटा या इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी के ऊपर, उनको कोई ना कोई खास लोकेशन दे दी जाती है जिसके ऊपर उन्होंने जाके स्टोर होना होता है। ऐसे रैंडमली वो स्टोर नहीं होंगे, हम उनको कोई खास एड्रेसेबल लोकेशन देंगे। लेकिन जहां मर्जी स्टोर हो जाए ये डिपेंड करता है। इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली। अब जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना वो सीक्वेंस वाइज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वो एग्जीक्यूट होंगी एक के बाद एक के बाद एक, जिस तरह उसकी बारी आएगी। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन जो है हमें सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस हो
प्रेफरेंसेस हमारी ज़्यादा हों वो भी हम उसको भी पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो सबसे पहले 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने पब्लिश किया था। इसके अंदर उसने जो डिज़ाइन था उसके अंदर कंट्रोल यूनिट था, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट था, मेमोरी यूनिट्स थे, रजिस्टर्स थे और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स थी। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट्स। जितने भी प्रोग्राम्स जो स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर उस कंसेप्ट पे ये काम करता था, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाटा है, आपके पास प्रोग्राम डाटा है जो कि सेम मेमोरी के अंदर, एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और ये जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ये अभी मोस्ट कंप्यूटर्स के अंदर आज भी यूज हो रहा है। इसकी ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखें तो ये इनपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस जिनको आप कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस जिसको आप पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं, ये सीपीयू दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट्स जिसको सीयू कहते हैं, एएलयू आपके पास रजिस्टर्स हैं, और ये डाटा को लेता भी है और उसको दे भी रहा है, उसको ले भी रहा है मेमोरी यूनिट से, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। अब बेसिक ढांचे की हम बात करते हैं। जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर होता है जिसको आप बुनियादी ढांचा कहते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन जो कहते हैं, वो सिविल इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं। और जो कंप्यूटर का अगर आप आर्किटेक्चर बात करें तो वो उसके अंदर सर्किट डिजाइन आ जाते हैं कि किस तरह आपने नेटवर्किंग करनी है, किस तरह आपने सर्किट्स को एम्बेड करना है कंप्यूटर के अंदर, वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डील करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मेनली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक थीम या एक समरी जिसके अंदर सब चीजें जो हैं वो बयान कर दी जाती हैं। तो ड्राइविंग इनटू डेप्थ रिवील्स मोर इन्फॉर्मेशन। जितने आप डेप्थ के अंदर नॉलेज के अंदर कूदेंगे, जितना आप उसके अंदर डीपली जाते जाएंगे, उतनी आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती जाएगी। और एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है कि जितनी भी आपको डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाए, लेकिन उसमें ये चीज होती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो एक मेन थीम है वो मिल जाए। अननीडेड डिटेल्स जो होती हैं वो उसमें से ओमिट कर दी जाती हैं, निकाल दी जाती हैं। तो इसके अंदर दो किस्म की एब्स्ट्रैक्शंस आएंगी, एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन आएगी और एक सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन आएगी। हार्डवेयर की भी थीम और सॉफ्टवेयर का भी थीम। ओके, सो नेक्स्ट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके अंदर हम मेन बात करेंगे कि क्या वो आर्ट है, क्या वो फन है, या क्या वो साइंस है जिसके अंदर इसकी बिल्डिंग बनी हुई है कंप्यूटर की। हम उसके स्टाइल को भी डिस्कस करेंगे और मेथड को भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं। और जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जो वर्ड है ये सबसे पहले IBM ने 1960 के अंदर इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर ये बताया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी एक चीज होती है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैंने नोट्स के अंदर भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, एट द एंड हम उसको भी देखेंगे कि एक प्रोग्रामर जो है वो किस तरह उसके सामने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो विजिबल होती हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर IBM 360 मीन ऑल द अराउंड ग्लोब फैमिलीज के अंदर कंप्यूटर की काम करती थी, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर दैट अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामर मस्ट अंडरस्टैंड टू राइट करेक्ट प्रोग्राम फॉर द मशीन। इसका स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेनली मशीन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग की जा रही थी, उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमने प्रोग्राम जो है वो किस तरह करेक्टली मशीन के लिए लिखना है। इट यूजली रेफर टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हिच टेल्स अस हाउ द डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर। मेनली जो इसकी खसूसियात हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें ये हमें पता चलता है कि किस तरह जो कंप्यूटर है वो डिजाइन होगा, किस तरह जो मेमोरी है वो आपकी ऑर्गेनाइज होती है कंप्यूटर के अंदर, किस तरह आपकी मेमोरी और जो बसेस होती हैं, कंट्रोल बसेस होती हैं, वो किस तरह आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इसके अंदर ये सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वही आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखा दी गई है। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं प्रोग्रामर को, जो उसकी खसूसियात होती हैं, जो उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट भी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसमें कोई चेंज आई है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट उसके लॉजिकल एग्जीक्यूशन पे भी करेगा, मतलब उसके जो लॉजिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। IO डिवाइसेस ALU के साथ अटैच है, मेमोरी सिस्टम के साथ, रजिस्टर के साथ और इंस्ट्रक्शन सेट के साथ भी अटैच है। सो द नेक्स्ट इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वो भी वही एक ब्लॉक डायग्राम बनाई गई है जिसके अंदर आप ऑपरेशनल यूनिट्स देख सकते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, जो कि काम कर रही हैं एक दूसरे के साथ। डेट रियलाइज द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस, जिसके अंदर आप उसकी स्पेक्स देख सकते हैं, आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। आपके पास माइक्रो प्रोग्रामर कंट्रोलर है, रजिस्टर्स हैं, आपके पास हिडन रजिस्टर्स हैं।
और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इधर लेते हैं तो एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन जो है वो आर्किटेक्चरल इशू के अंदर ये देखा जाएगा कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन उसमें है भी या नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशनल इशू में अगर हम देखें तो उसमें ये देखा जा सकता है कि जो आपके पास मल्टीपल यूनिट है वो चाहे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो या एडिशन के पर्पज से यूनिट से सॉल्व हो। सो द नेक्स्ट इज इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी स्लाइड्स के अंदर, मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। ये देखें हमारे पास इधर डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, फिर मजीद उसकी डेफिनेशन हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन उसे किया गया है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की भी ब्लॉक डायग्राम बनाई गई है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। आफ्टर डेट हमने COA जिसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कहते हैं उसको देखा कि मेन पर्पस उसका क्या होता है, उसमें डिफरेंस देखा है। सो दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर इज द डिजाइनिंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट, मतलब इसमें डिजाइनिंग होती है, इसमें उस डिजाइन की यूटिलाइजेशन होती है, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है। और जो आर्किटेक्चर है वो सिस्टम को विजिबल एट्रीब्यूट्स को विजिबल करता है और ये ऑपरेशनल यूनिट्स जो है उसको इंटरकनेक्ट करता है। मजीद इसके अंदर मैंने इसमें डिफरेंस लिखा है, ये भी इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा फॉर योर कन्वीनियंस। हम इसको स्टडी क्यों करते हैं ये भी है, और ये ओवरव्यू है कंप्यूटर सिस्टम्स का इन टर्म्स ऑफ COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और ये उसकी एक डायग्राम है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहाँ तक होता है सिस्टम डिजाइन और कंप्यूटर डिजाइन में, ठीक है। ये हाई लेवल होता है, दिस इज योर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये लॉजिकल डिजाइन, सर्किट डिजाइन और कंप्यूटर कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं जो कि हार्डवेयर होते हैं। So that's all about the day. If you have any question or query, you may ask in a comment section below. Feel free to ask questions in a comment section below. Thank you so much for watching. Have a great day. And don't forget to like, subscribe, and comment my channel. Thank you.